नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए होम साइंस के सिलेबस के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? एमए होम साइंस के सिलेबस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मान लीजिए आप होम साइंस से एमए कर रहे हैं, ठीक है, बट अगर आपकी यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ नहीं है, किसी और यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में आ जाइए। ठीक है, फिर आपको यूनिवर्सिटी का नाम, फिर उसके बाद सेमेस्टर का नाम और उसके बाद आपको सब्जेक्ट का नाम डाल देना रहेगा। आपको उस यूनिवर्सिटी के उस सब्जेक्ट का, उस सेमेस्टर का आपको सिलेबस मिल जाएगा, वो भी हिंदी में, बिल्कुल मुफ्त में। आज हम चर्चा करने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, जो हमारी यूनिवर्सिटी है, उसके होम साइंस के सिलेबस के ऊपर हम जो है चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जो अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं 2022-23 या आप कह सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई थी, उसी के अंतर्गत ये पूरा सिलेबस आपका तैयार किया गया है। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, फिर इसके डिटेल सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर इसके हम हिंदी सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि भैया कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो सिलेबस वेबसाइट से डाउनलोड तो कर लेते हैं कि भैया वेबसाइट से आराम से सिलेबस मिल जा रहा है, बट वो सारे के सारे सिलेबस आपके किस में होते हैं? इंग्लिश में होते हैं। आपको सिलेबस चाहिए किस में? हिंदी में। तो वो मेरा काम है। आपने कमेंट कर रखा है, 3 से 4 कमेंट आपके आ रखे थे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ का सिलेबस उठाए हैं और आपको यहाँ पर हिंदी में परिवर्तित करके रखे हुए हैं। अभी उसको सारी चीज़ बताएंगे, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, पेपर्स के नाम को, पेपर में कितने यूनिट होते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, कौन सा कितना कितना नंबर मिलता है, कितना नंबर पाने पे हमें पास घोषित कर दिया जाता है, कितने क्रेडिट मिलते हैं, कौन सा पेपर हमारा थ्योरी होता है, कौन सा पेपर हमारा प्रैक्टिकल होता है, पेपर का नाम क्या है, सब कुछ हम जान लेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कोर्स का कोड दिया गया है। अब कोर्स का कोड ये होता है आपका, साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया है कि आपका पेपर कौन सा है, कोर है या प्रैक्टिकल है। ठीक है, जिसे हम यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों भी कह देते हैं। सेमेस्टर 1 की हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर कोर्स का टाइटल अर्थात पेपर का नाम दिया गया है। क्रेडिट की बात करें तो जितने भी पेपर हैं सभी में आप देख सकते हैं 4-4 क्रेडिट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, बाकी बात करते हैं नंबर की बात करें तो इंटरनल मार्क्स जो है आपको 4 पेपर में 25-25 नंबर इंटरनल मार्क्स मिलेंगे। बाकी जो आपके 4 पेपर हैं, उनके जो एक्सटर्नल मार्क हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि जो आप पेपर देंगे, ठीक है, उसमें आपको 75 नंबर मिलेगा। सेमेस्टर वाइज जो आपकी परीक्षाएं होंगी, जब आप परीक्षा देंगे तो उस पर आपको 75 नंबर मिलेगा और 25 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा। टोटल आपका 100 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं जो आपका लास्ट के 2 पेपर हो जाते हैं, एक तो आपका प्रैक्टिकल हो जाता है और एक आपका जो है प्रोजेक्ट वगैरह, रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह हो जाता है, जिसमें आपसे हो सकता है कोई फाइल बनवाएं, या फिर हो सकता है सिनॉप्सिस वगैरह बनवाएं, या फिर आपसे थेसिस सॉरी क्या बोलते हैं, कुछ भी बनवा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से पढ़ाई करेंगे, उसको हम जानेंगे जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। सर हमारे यहाँ पर सिनॉप्सिस बनवा रहे हैं, सर आप सिनॉप्सिस के बारे में कुछ बताइए, कैसे बनवाया जाता है, लघु शोध जिसे कहते हैं। ठीक है, और डिजर्टेशन बताइए, सर डिजर्टेशन बनवा रहे हैं, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, वो एक अलग वीडियो होगा। बट अभी हम फिलहाल 4 पेपर के ऊपर फोकस करने वाले हैं, जिसमें से आज हम पेपर नंबर 1 के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बात करते हैं पेपर नंबर 1 का नाम है रिसर्च मेथड एंड स्टैटिक्स। ठीक है, यहाँ पर पेपर का कोड दिया गया है HS 101 आपके पेपर का कोड है, पेपर आपका कोर होने वाला है। पेपर का नाम है रिसर्च मेथड एंड स्टैटिक्स। पेपर थ्योरी होगा आपका, 4 क्रेडिट आपको इस पेपर के मिलेंगे, 25 नंबर इंटरनल का मिलेगा और 75 नंबर आपको एक्सटर्नल का मिलेगा। ठीक है, मतलब टोटल 100 नंबर आपको मिलने होते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम पेपर 2 की बात करें तो HS 102 आपकी पेपर नंबर 2 का कोड हो जाता है। पेपर आपका कोर होगा। स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पेपर का नाम हो जाएगा। पेपर आपका थ्योरी होगा, 4 नंबर आपको 4 क्रेडिट मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं 25 नंबर इंटरनल के और 75 नंबर आपको एक्सटर्नल के। ऐसे पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 5 6 के बारे में आप जान सकते हैं, 6 के 6 के। ठीक है, नीचे देखें तो सेमेस्टर 3, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ के बारे में भी बताया गया है। एक एक करके आप यहाँ से सीख सकते हैं, जान सकते हैं। फिलहाल हम बात करने वाले हैं पेपर नंबर 1 के बारे में, तो उसी के ऊपर फोकस करने का प्रयास करते हैं। देखिए, एमए और एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस दोनों के लिए सिलेबस तैयार किया गया है, दोनों लोग इसको पढ़ सकते हैं। पेपर 1 आपका दिया गया है रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिक्स। क्या दिया गया है? रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिक्स आपके पेपर का नाम दिया गया है।
पेपर का कोड दिया गया है HS 101। पेपर की कैटेगरी बताई गई है कोर होगा, 4 क्रेडिट आपको मिलेगा और 25 + 75 करके आपको पेपर क्या बोलते हैं मार्क्स दिए जाएंगे, जिसमें से 25 में से 10 नंबर आपको पाने अनिवार्य होते हैं और 75 में से 30, मतलब 10 और 30 मतलब टोटल 40 नंबर अगर आपको मिल जाते हैं तो आपको पास घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। जब भी कोई सिलेबस तैयार किया जाता है तो उसके पहले कुछ उद्देश्य रखे जाते हैं जिनको हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, इसका मतलब उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर 3 उद्देश्य रखे गए हैं जो पेपर को पूरा अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे आपके 3 जो है उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। बात करते हैं पूरे पेपर को भैया, तो पूरे पेपर को आपको यहाँ पर यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, ऐसे ऐसे करके अगर हम देखें तो टोटल हमारी कितनी यूनिट दी गई हैं, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट, मतलब कि 4 यूनिट आपको यहाँ पर बताई गई हैं। साथ ही साथ कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमसे बात करते रहते हैं कि सर कमेंट सेक्शन में बताते हैं सर बुक्स बता दीजिए, बुक्स कौन सी पढ़नी है। तो भैया आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ बुक्स हैं जो यहाँ पर लगा देख सकते हैं, 4 तो आपको दिखाई पड़ रही हैं कि 4 यहाँ पर सजेस्ट की गई हैं। आगे देख लेते हैं, अगर सजेस्ट आगे नहीं की गई तो 4 बुक्स आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा सजेस्ट की गई हैं। चारों में से आप जो बुक्स चाहते हैं वो मंगवा के आराम से पढ़ सकते हैं। अगर इन सबको नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के द्वारा बताया जाएगा कि आप कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर बुक्स भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, नोट्स वगैरह खरीद सकते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी के बुक स्टॉल वगैरह पे आराम से अवेलेबल हैं, मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं किसके ऊपर भैया, हिंदी सिलेबस के ऊपर चलते हैं, क्योंकि इंग्लिश में तो आपको सिलेबस यहाँ पर दिखाई पड़ ही गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आ गए हैं हिंदी सिलेबस के ऊपर, जिसमें आप देख रहे हैं कि एमए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के बारे में बताया गया है। ये एमएससी वालों के लिए भी है, ऐसा नहीं कि केवल एमए वालों के लिए है। सब्जेक्ट हमारा गृह विज्ञान होने वाला है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। पेपर 1 है हमारा, पेपर का नाम है अनुसंधान पद्धतियाँ और सांख्यिकी। ठीक है, क्या पेपर का नाम है, अनुसंधान पद्धतियाँ और सांख्यिकी आपके पेपर का नाम है। अभी आपने इंग्लिश में देख रखा था कि कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स अर्थात उद्देश्य रखे गए थे, जिसमें से पहला उद्देश्य आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा कि गृह विज्ञान अनुसंधान में सांख्यिकी और अनुसंधान पद्धति के महत्व को समझना। ठीक है, मतलब बोल रहे हैं कि गृह विज्ञान अनुसंधान में सांख्यिकी का क्या महत्व है या अनुसंधान पद्धति का क्या महत्व है, दोनों के महत्व को आप समझ पाएंगे इस पेपर के अंतर्गत। ठीक है, बात करते हैं छात्रों को परिवारों की देखभाल से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाना। ठीक है, मतलब बोल रहे हैं जो छात्र हैं उनको परिवारों की देखभाल से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनके प्रति उनको जागरूक बनाया जाएगा और साथ ही साथ उनको संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जाएगा इस पेपर के तहत। ठीक है, चलिए दूसरा उद्देश्य यहाँ पर रखा गया है कि अनुसंधान के प्रकारों के बारे में आप जान पाएंगे, उपकरणों और विधियों को समझ पाएंगे, साथ ही साथ अनुसंधान डिजाइन के लिए उपयुक्त डेटा एकत्रण। ठीक है, और उसके बाद उपकरणों के निर्माण की क्षमता विकसित भी करना सीख पाएंगे आप यहाँ पर। बात करते हैं तीसरा जो यहाँ पर उद्देश्य रखा गया वो रखा गया है कि मापन, पैमाने और डिजाइन के लिए उपयुक्त सांख्यिकी तकनीकी को समझना और उन्हें लागू करना। मतलब बह रहे हैं कि जो मापन के पैमाने हैं और उनकी जो डिज़ाइन के लिए जो भी उपयुक्त सांख्यिकी तकनीकी हो सकती है आप उनको अच्छे से समझ पाएंगे और साथ ही साथ उनको लागू भी कर पाएंगे इस पेपर के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 3 उद्देश्य यहाँ पर रखे गए हैं। उद्देश्य पढ़ना थोड़ा सही रहता है क्योंकि आपको पहले से ही अनुमान लग जाता है कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ सकता है। अभी फिलहाल हम सिलेबस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो यूनिट नंबर फर्स्ट की ओर जाते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट में आपसे कहा गया क्या क्या पढ़ना है, तो यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको पहले विज्ञान के बारे में पढ़ना होगा, वैज्ञानिक पद्धति के बारे में पढ़ना होगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, 3 चीज़ें पढ़नी होंगी यूनिट फर्स्ट में। पहले टॉपिक में क्या, विज्ञान, वैज्ञानिक पद्धति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, बात करते हैं दूसरा चीज़ आपको यहाँ पर विज्ञान, गृह विज्ञान विषय में सांख्यिकी और अनुसंधान की भूमिका। मतलब कह रहे हैं जो गृह विज्ञान विषय है इसमें हम सांख्यिकी और अनुसंधान की क्या भूमिका है इसको देख पाएंगे, साथ ही साथ अनुसंधान के उद्देश्य को समझ पाएंगे, उसका स्पष्टीकरण कर पाएंगे, नियंत्रण और भविष्यवाणी भी हम कर पाएंगे यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत। ठीक है, बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत जो तीसरा चीज़ आपको पढ़ना होता है वो आपको पढ़ना होता है शोध के प्रकार। शोध के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, पहला तो ऐतिहासिक होता है। ठीक है, सो ऐतिहासिक शोध, वर्णनात्मक शोध, प्रयोगात्मक शोध, मामला शोध। मामला शोध मतलब होता है कि जब आप किसी से बातचीत करके, जैसे मामलेदार लोग बनते हैं ना, बातचीत बहुत ज़्यादा करने वाले, तो उस प्रकार से भी बातचीत के दौरान भी शोध किया जाता है।
अध्ययन शोध पढ़ करके जो शोध किया जाता है, सामाजिक अनुसंधान और उसके बाद सहभागी अनुसंधान, इतने प्रकार के शोध होते हैं। इन सभी के बारे में हम एक एक करके यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपका यूनिट नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड के बारे में। यूनिट नंबर सेकंड में आपको पहला चीज़ क्या पढ़ना होता है, शोध समस्या की परिभाषा को आप पढ़ेंगे कि शोध समस्या की परिभाषा क्या होती है और साथ ही साथ उनकी पहचान कैसे की जाती है, इसके बारे में आप जान पाएंगे यूनिट नंबर सेकंड के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा चीज़ इसमें आप जान पाएंगे शोध समस्या का चयन, शोध समस्या का चयन हमें कैसे करना है इसके बारे में जान पाएंगे। तीसरा चीज़ आप औचित्य के बारे में भी जान पाएंगे। चौथी चीज़ यूनिट नंबर सेकंड के अंतर्गत क्या पढ़ पाएंगे, समस्या का सिद्धांत, समस्या का सिद्धांत क्या है इसके बारे में आप जान पाएंगे। परिकल्पना क्या होता है, परिकल्पना कब की जाती है, ये सारी चीज़ें आप जान पाएंगे। आधार मान्यताओं के बारे में आप जान पाएंगे। सीमाएं और सीमांकन के बारे में भी आप जान पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले पॉइंट में। आप यहाँ पर चर के प्रकार के बारे में जान पाएंगे कि चर कितने प्रकार के होते हैं। फिर आप संभाव्यता का सिद्धांत जो है उसके बारे में भी जानकारी हासिल कर पाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं जनसंख्या और नमूना के बारे में भी आप जान पाएंगे, जिसे आप सैंपल कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड के अंतर्गत आप संभाव्यता नमूनाकरण में किसके बारे में, सरल यादृच्छिक नमूनाकरण के बारे में, उसके बाद व्यवस्थित यादृच्छिक नमूनाकरण के बारे में, दो चरण और बहुचरण नमूनाकरण के बारे में और साथ ही साथ समूह नमूनाकरण के बारे में भी आप जान पाएंगे संभाव्यता नमूनाकरण के अंतर्गत। ठीक है, बात करते हैं अगला पॉइंट हमारा कौन सा आ जाता है, गैर संभाव्यता नमूनाकरण। ठीक है, गैर संभाव्यता नमूनाकरण के बारे में जान पाएंगे, इनके उद्देश्य पूर्ण के बारे में, इनके कोटा के बारे में और साथ ही साथ स्वैच्छिक नमूनाकरण या स्नोबॉल नमूनाकरण के बारे में भी आप जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो आई होप आपकी यूनिट नंबर सेकंड यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड के अंतर्गत। तो हमें दो चीज़ें पहले तो पढ़नी होती है। पहले क्या पढ़ना होता है, अनुसंधान के डिज़ाइन की आधारभूत सिद्धांत। मतलब कह रहे हैं जब अनुसंधान का डिज़ाइन किया जाता है तो उसके कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं या आप कह सकते हैं आधारभूत सिद्धांत होते हैं, जिनको आप यहाँ पर जान पाएंगे। दूसरा चीज़ यहाँ पर अनुसंधान डिज़ाइन के उद्देश्य के बारे में जान पाएंगे, जिसमें पहला आपका आ जाता है मौलिक उद्देश्य। ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है अनुप्रयुक्त और क्रियात्मक उद्देश्य। तीसरा आपका आता है खोजपूर्ण और वर्णनात्मक उद्देश्य। चौथा आपका प्रयोगात्मक उद्देश्य। पांचवा आपका सर्वेक्षण और केस अध्ययन उद्देश्य। फिर अगला आपका पूर्वव्यापी उद्देश्य। फिर अनुदैर्ध्य उद्देश्य के बारे में और अनुप्रस्थ काट उद्देश्य के बारे में और सह संबंध परक उद्देश्य के बारे में भी आप जानकारी हासिल कर पाएंगे। किसके अंतर्गत, अनुसंधान डिज़ाइन के उद्देश्य के अंतर्गत यूनिट नंबर थर्ड में। ठीक है, बात करते हैं इसी में आप क्या जान पाएंगे, गुणात्मक अनुसंधान विधियों के बारे में जान पाएंगे, जिसमें से आपका गुणात्मक अनुसंधान के सिद्धांत और डिज़ाइन आ जाते हैं। पहली तो आप ये जान पाएंगे गुणात्मक अनुसंधान के सिद्धांत। ठीक है, गुणात्मक अनुसंधान के सिद्धांत और उनके डिज़ाइन के बारे में, गुणात्मक अनुसंधान की परिभाषा और उनके प्रकार के बारे में भी आप जानकारी हासिल कर पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं इसी में अगला जो आपका पॉइंट आता है वो आता है डेटा संग्रह की विधियां और तकनीकों के बारे में भी जान पाएंगे, जिसमें से पहली विधि या तकनीक कह सकते हैं क्या आ जाती है, समूह चर्चा। दूसरी आपका आ जाती है साक्षात्कार। साक्षात्कार को हम इंग्लिश में इंटरव्यू के नाम से भी जानते हैं, शायद आपको इससे समझने में और भी सरलता होगी, जिसमें आपका प्रमुख सूचनादाता या गहन साक्षात्कार जो है आ जाता है। ठीक है, प्रमुख सूचनादाता जो हमें प्रमुख सूचना देते हैं, या आप गहन साक्षात्कार मतलब कि जब आप डीप इंटरव्यू करते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पर आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। टिप्पणियों के बारे में भी जो कमेंट किए जाते हैं उनके बारे में आप जान पाएंगे। सामाजिक मानचित्रण के बारे में आप जान पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सहभागी त्वरित मूल्यांकन के बारे में और उसके बाद सहभागी शिक्षण मूल्यांकन के बारे में भी यहाँ पर आप जान पाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत, या फिर आप कह सकते हैं आखिरी यूनिट। इसमें आप डेटा एकत्रण उपकरण के बारे में भी जान पाएंगे। ठीक है, किसके बारे में, डेटा एकत्रण उपकरण, जिसमें आप लिख सकते हैं कि इसको डेटा एकत्रण का मतलब हुआ जब हम डेटा इकट्ठा करते हैं, किन उपकरणों के माध्यम से हम डेटा इकट्ठा करते हैं। तो जिसमें पहली विधि आती है आपकी अवलोकन विधि, दूसरी आपकी आती है प्रश्नावली विधि, तीसरी आती है साक्षात्कार विधि, चौथी आपकी आती है स्केलिंग विधि, पांचवी आती है मामला, छठा आपका आता है अध्ययन, सातवां आपका आता है गृह दौरा। गृह दौरा की मतलब जब होता है आप घर घर पर जाकर के सर्वे टाइप का कुछ करते हैं, होम सर्वे जिसे आप कहते हैं,
तो वो आ जाता है। फिर उसके बाद माप उपकरणों की विश्वसनीयता और वैधता, ठीक है। इतने प्रकार के उपकरण हैं जिनके द्वारा हम डेटा का एकत्रण कर पाते हैं, डेटा को इकट्ठा कर पाते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि माप के पैमाने और उपयुक्त सांख्यिकीय तकनीकों के बारे में जानना, मतलब कह रहे हैं जो माप के पैमाने कौन कौन से हैं और जो उपयुक्त सांख्यिकी तकनीकें हैं उनके बारे में आप जान पाएंगे। जिसमें से पहला आपका जाता है अनुसंधान का महत्वपूर्ण विश्लेषण। क्या है अनुसंधान का महत्वपूर्ण विश्लेषण? ये पहली तकनीक आ जाती है, ठीक है। अब उपयुक्त सांख्यिकी तकनीकी है। दूसरी आप कह सकते हैं एक शोध प्रस्ताव लिखना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डेटा और अनुसंधान रिपोर्ट का विश्लेषण। ये 3 प्रकार की तकनीकें हैं जो आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देखें भैया तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर पेपर नंबर 1 का कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको पेपर नंबर 2 का सिलेबस चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में पेपर नंबर 2 लेकर के छोड़ना होगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें, ठीक है। बाकी हमारे तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मज़े से एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा बच के रहिएगा जलने और इससे थोड़ा सा बच के रहिएगा। बाकी पटाखे खूब जलाइए। जब भैया क्या बोलते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से बड़ी बड़ी गाड़ी चलने से इन सब से प्रदूषण नहीं फैल रहा है तो क्या हमारे यहाँ से प्रदूषण फैल जाएगा? आप आराम से धूम धड़ाके से के साथ दिवाली मनाइए, मीठा खाइए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।